पूरी दुनिया को खोने के बाद मेरे पास अब सिर्फ तुम हो। भैरव की बात सुनकर यति पूरी तरह से खामोश हो गई थी। यति रास्ते भर अपनी ठहरी हुई नजरों से उसे यूं ही देखती रही। यति अपने दिल को हर तरह से मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल मृत्यु और भैरव के बीच फंस कर रह गया था। जो भी हुआ था उसमें आखिर किसकी गलती थी? कुछ ही देर में भैरव यति के साथ महल आ गया। यति ने गहरी सांस लेते हुए महल की जमीन पर पहला कदम रखा और कदम रखते ही अचानक उसकी आंखों के सामने वो हर एक नजारा घूम गया जब मृत्युंजय ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उस जगह को देखते हुए यति अचानक से ही फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। भैरव भागता हुआ आया और यति को सहारा देने लगा। संभालो खुद को। गांव में कोई भी सच्चाई से वाकिफ नहीं है कि मृत्यु जा चुका है। महल के कुछ लोग ही जानते हैं इस सच को। अंदर चलो। कहते हो कि वो तुम्हारा सब कुछ था, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं है। मैं अपने दर्द को उस दिन बाहर निकालूंगा जब उस हत्यारे को उसकी सजा दूंगा। भैरव ने यति को सहारा देते हुए उसे जमीन से उठाया और फिर दोनों ही धीमे कदमों के साथ महल के अंदर पहुंचे, जहां बाबा साहेब खामोशी से बैठे हुए थे और समर्थ उनके साथ था। भैरव और यति को देखकर बाबा साहेब नंगे पांव ही यति की ओर भागे और उसके पास पहुंचते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। हमारी जान अटकी हुई थी बहुरिया, तुमने तो डरा ही दिया सबको। हमारा दिल बैठा जा रहा था कि न जाने तुम कैसी होगी। बोलो, कहाँ थी तुम इतने दिन से? क्या उन लोगों ने तुमको नुकसान पहुंचाया? यति भी नम आंखों से ही खामोशी के साथ बाबा साहेब के सामने खड़ी थी, लेकिन जल्द ही यति ने बाबा साहेब की बात का जवाब दिया। जान से मार देना ज्यादा ठीक होता है बाबा, बजाय धोखा देने के। शुरू से लेकर आज तक सिर्फ धोखा दिया बाबा आपने। आपने अपनी बेटी को इतने बड़े अंधेरे में क्यों रखा? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? जबान संभालो लड़के, बाबा से ऐसे कोई बात नहीं कर सकता। बाबा साहेब ने भैरव को शांत रहने का इशारा किया। वो समझ गए थे कि अब तक दफन हर एक राज यति के सामने आ चुका था। मजबूर हो गए थे हम। अपनी आंखों के सामने तुमको जहन्नुम में जाने नहीं दे सकते थे। तुम्हारे परिवार ने ही तुमको घर से निकाल दिया था। तो बताओ, क्या करते हम? तुम्हारी जिंदगी में मृत्युंजय जैसा इंसान था। ऊ के अंदर हमरा खून नहीं था, लेकिन ऊ के अंदर हमारी परवरिश जरूर थी। सुनो, तुम आज भी हमारी बहुरिया ही हो और जिंदगी भर इसी महल में रहोगी हमरे साथ, हमरे घर का हिस्सा बनकर। नहीं बाबा, अभी यहां नहीं रह सकती। मेरा भाई नहीं रहा। मैं आपकी उस कसम से आजाद हो चुका हूं। अब मैं इस महल में नहीं रहूंगा। मेरी जिंदगी का आज से एक ही मकसद है, उसकी मौत, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। हमें छोड़कर चले जाओगे? कहना क्या चाहते हो? भैरव ने अपने घुटने बाबा साहेब के सामने टिका दिए और धीरे से उसने अपनी बात रखी। आपने मुझे आज तक जो भी हुक्म दिया बाबा, मकसद पूरा होने के बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। एहसान फरामोश, जा और अपना बदला ले जाकर। लेकिन बहुरिया कहीं नहीं जाएगी। मैं इसके साथ जाऊंगी बाबा। अगर मैं एक नकली रिश्ता जी सकती हूँ तो फिर ये तो मेरे हक का रिश्ता है। इससे पीछे कैसे हट जाऊं? आज यति की आंखों में सभी के लिए डर खत्म हो गया था। वो खुद ही नहीं जानती थी कि उसने बाबा साहेब से ये सब कहने की हिम्मत कहां से जुटाई। बाबा साहेब हैरानी के साथ आंखों में आंसू लिए यति को देख रहे थे। हे समर्थ, देख तो, ये दोनों क्या कह रहे हैं? बाबा, अगर भैरव यहाँ से जाना चाहता है तो फिर बहू को भी इसके साथ जाना चाहिए। बहू सही कह रही है, और वैसे भी भैरव जब तक इसके साथ रहेगा ये महफूज रहेगी। बाबा साहेब समर्थ की ओर हैरानी से देखने लगे। वो नहीं चाहते थे कि यति भैरव के साथ जाए और इसके पीछे एक खास वजह थी। लागत है कि यहाँ बुरा इंसान खाली हम ही हैं। जो फैसला ले ही चुके हो तो फिर हमरे साथ आओ। कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे भैरव। बाबा साहेब भैरव के साथ वहीं पास बने अपने कमरे में चले गए। यति वहीं चुपचाप खड़ी हुई थी। तुम एक ऐसे इंसान के साथ जा रही हो बहू, जिससे तुम्हारा रिश्ता तो असली है,
लेकिन तुम उसे शायद बिल्कुल भी नहीं जानती। तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इधर दूसरी तरफ बाबा साहेब भैरव के साथ दूसरे कमरे में पहुंचे। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और भैरव को धमकी देने लगे। देखो, बहुरिया पत्थर नहीं है जो उसको कहीं भी फेंक दोगे और उसको चोट नहीं लगेगी। अगर खुद को जंजीरों से आजाद किया है तुमने, तो उसकी भी एक अलग कीमत है, और उस कीमत के साथ ब्याह किया है तुमने। पहले तुमको ये बता दें कि वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन उनके दुश्मन बहुत बड़े बड़े हैं। उसी दुश्मनी के बीच आ गया है तुम्हारा भाई और हम सब भी। अब जो कह रहे हैं उनको गांठ बांध लो। जहां एक और बाबा साहेब भैरव के फैसले को मानते हुए उसे हकीकत से रूबरू करा रहे थे, वहीं दूसरी ओर यति की चिंता करते हुए समर्थ भी परेशान था। जब इन दोनों को घर लाया गया और इनकी मां की मौत हुई, उसके बाद ये शांति की पूजा घर में रखी गई। पूरा परिवार मिलकर पूजा में शामिल हुआ, लेकिन पुरोहित जी ने भैरव को देखते ही भविष्यवाणी की कि उसके नक्षत्र इस घर और गांव के लिए अशुभ हैं। भैरव जहां भी जाएगा वहां सिर्फ और सिर्फ खून खराबा होगा और मौत अपना तांडव खेलेगी। मंदिरों में भी भैरव का प्रवेश वर्जित था। भैरव के नक्षत्र काल भैरव से मिलते थे, इसीलिए वो लोगों को मारने से पहले जरा भी हिचकता नहीं था। यति के सामने एक एक करके अतीत की वो यादें आने लगीं, जिसमें भैरव लोगों को बिना किसी हिचक के एक ही झटके में मौत के घाट उतार रहा था। और एक दिन भैरव का पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि उसने कार्तिक की ही जान लेने की कोशिश कर दी। लोगों में ये बात फैलती उससे पहले ही बाबा ने उसे तहखाने में बंद कर दिया था। वो उसे सिर्फ तब निकालते थे जब उन्हें कोई खतरनाक काम होता था। समर्थ की बातों को सुन यति के होश उड़ चुके थे। एक तरफ जहां उसे इन बातों का अंदाजा भी नहीं था, तो दूसरी तरफ उसे काल नक्षत्र जैसी बातों में विश्वास भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है बड़े भैया? कार्तिक की मृत्युंजय से दोस्ती थी, मगर एक दिन उसने मृत्युंजय के धोखे में भैरव से छोटा सा झगड़ा कर लिया। बदले में भैरव ने कार्तिक को नदी में धक्का दे दिया। उसने कार्तिक को तब तक नदी में डुबाए रखा जब तक वो मरने की हालत में नहीं पहुंच गया। जयंत ने उसकी जान बचाई और उस दिन से कार्तिक पूरी तरह से भैरव के खिलाफ हो गया। एक के बाद एक ये चौंकाने वाले अतीत के राज यति को अब बेचैन कर रहे थे। मृत्युंजय इन सभी बातों को समझता था, लेकिन कई बार भैरव गुस्से में मृत्युंजय को भी चोट पहुंचा जाता था। अब बताओ बहू, क्या तुम सच में उसके साथ जाना चाहती हो? एक जानवर के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताओगी? कुंडली वाली बात पर आप लोगों ने कैसे भरोसा कर लिया? एक छोटा बच्चा जिसका बचपन अपनी मां के साथ हो रहे जुल्म को देखकर गुजरा हो, उस मासूम बच्चे को आप सबने मिलकर तहखाने में झोंक दिया। अगर प्यार दिया होता तो शायद सब ठीक हो जाता। आंखों देखी बातें तो सच होती है ना। हमें भी पहले कुंडली की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन भैरव ने किसी की जान ले ली थी। तब हम समझ चुके थे कि अब भैरव को हमें नजरबंद करना ही होगा। कौन था वो? बहू, वो सब छोड़ो, मुझे अपना फैसला बताओ। किस्मत ने 2 बार मुझे भैरव से मिलाया है। मैं अब किस्मत के साथ चलूंगी। मैं उस रिश्ते को निभाऊंगी जो किस्मत ने जोड़ा है। मैं उस जानवर को इंसान बनाऊंगी। जो कभी हम लोगों से नहीं संभल पाया, वो तुमसे कैसे संभल सकता है? वो मृत्युंजय नहीं है, वो भैरव है, भैरव। ना संभाल पाई तो कम से कम इन सब नफरतों, खून खराबों और गुमनाम रिश्तों से दूर हो जाऊंगी। ऐसे भी जिंदगी में सिवाय नफरत और धोखे के मुझे मिला ही क्या है? मैं भी अब भैरव की तरह मृत्युंजय के हत्यारों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। यति समर्थ से बात कर ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और कमरे से बाबा साहेब और भैरव बाहर आए। भैरव और यति की किस्मत ने दोनों के हिस्सों में कुछ ऐसा लिख दिया था जिसके बारे में कभी भी इन दोनों ने ही नहीं सोचा था। यति ने भैरव की ओर देखते हुए अपने आप से कहा, नजरे करम की ख्वाहिश थी नुमाइश फकीर से, पर क्या आंखों में सुलगता अश्क लिखा है? जब जंग है जालसाजी से बनी हाथ की लकीर से,
पर क्या किस्मत में जलता इश्क लिखा है? यति और भैरव का फैसला बाबा साहेब ने मंजूर कर लिया था। वो जानते थे कि यति का दिल पूरी तरह से टूट चुका है और इसीलिए वो इस तरह का फैसला ले रही है। साथ ही गुस्से में बौखलाया हुआ और बदले की आग में जल रहा भैरव भी इस फैसले को अपने दिमाग में बैठा चुका था। हमरी बहुरिया को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। गांव के बाहर जो हमारा छोटा सा घर है, तुम बहुरिया को लेकर वहीं रहोगे ताकि हमरी नजर में रहो। कोई भी तकलीफ होती है या किसी भी चीज की जरूरत होती है तो सीधा हमको आकर बताओगे। पंचायत बैठने पर तुम और बहुरिया महल के सदस्य होने के नाते वहां मौजूद रहोगे। और अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, बहुरिया तुम्हारी पत्नी है, इसलिए इस बार पीछे मत हटना। भैरव ने जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए अपना माथा बाबा साहेब के सामने टेक दिया, जैसे वो किसी भगवान के दरबार में अपने आप को नतमस्तक कर रहा हो। भैरव ने जीप की चाबी बाबा साहेब के सामने रख दी। इसे ले लीजिए। ई काहे रे, अभी घोंसला से निकला नहीं कि चूजा बड़े बड़े पंख फैलाने लगा। ये जीप का चाबी तुम हमको दे के ई बता रहे हो कि बड़े हो गए हो। हमरा दिया कुछ नहीं लोगे। इसे वापस ले लो भैरव, ये बाबा की दी हुई गाड़ी नहीं थी। मृत्युंजय ने बाबा की पुरानी गाड़ी को ठीक करके उसे लिया था। इसे तुम अपने साथ रख सकते हो और तुम्हारे घर का सामान हम हर महीने पहुंचाते रहेंगे। इतना याद रखना कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे, बस अपनी बहू के लिए कर रहे हैं। यति ने जैसे ही बाबा साहेब की ओर देखा, वो उसे हद से ज्यादा परेशान नजर आए। वो आगे बढ़ते हुए एक बेटी की तरह बाबा साहेब के सीने से लग गई। मेरे बाबा ने कभी मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, पर अपने पहले दिन से ही मुझे अपनी बेटी माना। उसके लिए शुक्रिया बाबा। अपना ध्यान रखिएगा। बाबा साहेब की आंखें नम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यति के सिर पर हाथ रखते हुए उसे बिना कुछ कहे ही वहां से जाने का इशारा दिया। समर्थ ने भी यति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रिश्ते में तो तुम हमारी बहू हो, लेकिन हम तुमको अपनी छोटी बहन जैसा मानते हैं। तुम्हारा इस महल में चहकना, हम सबको डांटना, हमको सब कुछ बहुत पसंद है। बरसों बाद इस बेजान हवेली में रौनक आई थी और आज वो तुम अपने साथ लेकर जा रही हो। अपना ध्यान रखना और इस बैल बुद्धि का भी। इतना याद रखना कि तुम्हारा अगर बसेरा वहां है तो तुम्हारा मायका यहां है, और अपने मायके से हमेशा जुड़े रहना। हम तुम दोनों का सामान तुम लोगों के घर भिजवा देंगे। यति और भैरव ने बाहर निकलते हुए पलटकर महल की ओर देखा। यति महल की चौखट को अपने माथे से लगाते हुए धीरे से कहने लगी, इस घर के लोगों को महफूज रखना। मैं अपना सब कुछ यहीं छोड़कर जा रही हूँ। यति और भैरव ने एक साथ उस महल से अपने कदमों को बाहर निकाला और फिर भैरव यति के साथ वापस जीप में बैठकर गांव के बाहर बने हुए बाबा साहेब के एक छोटे से घर की ओर निकल गया। रात का गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी भैरव आगे बढ़ता ही जा रहा था। वहां जो तुमने बड़ी बड़ी बातें बोली है ना, उसके बारे में एक बार फिर से सोच लो। अब नहीं सोचना, बस इतना समझ लो कि मृत्युंजय के हत्यारे तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम मुझे उनके सामने चारा बनाकर फेंकोगे। वो मुझे ही चाहते हैं, जिंदा या मुर्दा। थोड़ी देर में भैरव और यति गांव के बाहर उस घर में पहुंचे जहां बाबा साहेब ने दोनों को रुकने का हुक्म दिया था। यति जैसे ही उस घर के गेट पर पहुंची, उसने पाया कि अंदर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ वो एक झोपड़ी जैसा दिखने वाला ही घर था। बाहर कुछ मटकियां रखी हुई थीं और एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। पास में ही एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें शायद बर्तन रखे थे। यति ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखा, वहां सूखी हुई क्यारियां थीं, जैसे पहले कभी यहां पर कोई छोटा सा बगीचा हो जिसमें पेड़ पौधे और सब्जियां लगी हों। वहीं पास में एक छोटा सा कुआं था। शायद उस घर में रहने वाले लोग उस कुएं का इस्तेमाल करते होंगे। वो कुआं पूरी तरह से ढका हुआ था और उस मिट्टी के घर में एक लकड़ी का बंद दरवाजा भी था। तुम लोग हमेशा झोपड़ी में ही रहते थे क्या? जब मैं तहखाने में बंद नहीं किया गया था तो मेरे लिए यह घर बनवाया गया था। लोगों से दूर रखने के लिए मेरे लिए सारे इंतजाम भी किए थे बाबा ने। यति ने आगे बढ़ते हुए सारी चीजों को देखा। उसने अपने दुपट्टे को बांधते हुए अपने बालों को लपेटा
और फिर आगे बढ़कर घर के दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन वो दरवाजा बुरी तरह से अटका हुआ था। झटके से उसके खुलते ही यति पर मकड़ियां और छिपकलियां लटकने लगी। यति घबराकर पीछे की ओर भागी और भैरव से टकरा गई। यति ने माथा पकड़ते हुए भैरव की ओर देखा। इस पूरे घर को साफ करना पड़ेगा। पता है अंदर कितनी गंदगी है, और अंदर कुछ था जो हिल रहा था। भैरव ने यति के कंधों को पकड़ा, उसे एक झटके से खड़ा किया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसी जीप के पास जाकर वापस बैठने के लिए कहा। अभी अंधेरा है, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। तुम यहीं बैठो, मैं अंदर साफ सफाई कर देता हूँ। भैरव ने यति के गले से उस दुपट्टे को निकालते हुए उसे अपने मुंह से लपेट लिया और फिर आगे बढ़ते हुए घर के अंदर चला गया। यति हैरानी से उसे देखते हुए खुद से कहने लगी, सच में पागल है ये। मैं भी क्या ही उम्मीद कर रही हूँ। यति जीप में बैठी हुई भैरव का इंतजार कर रही थी और इधर भैरव लकड़ी के दरवाजे को खोलते हुए जब मिट्टी के घर के अंदर घुसा, पास रखी झाड़ू को उसने उठाया और सारी चीजों को साफ करने की कोशिश करने लगा। भैरव 2-3 घंटे तक घर की सफाई करता रहा और यति बाहर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। हो गया क्या? अंदर आ जाऊं? अकेले कैसे करोगे ये सब? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। जहां हो वहीं बैठी रहो। देखते ही देखते कुछ ही देर में सुबह हो चुकी थी और उस घर के बाहर हल्की सी चहल पहल शुरू हो गई थी। सालों से बंद पड़े उस घर में हलचल देखकर लोग वहां रुककर आपस में बातें करने लगे। जब लोगों ने देखा कि महल की जीप उस घर में खड़ी है और उसमें यति बैठी हुई है, तो लोगों ने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि भैरव और यति यहां रहने के लिए आए हैं। कुछ ही देर में भैरव कूड़े को फेंकने के लिए बाहर आया। उसके हाथों में सूखे पत्ते और जमा हुई धूल मिट्टी थी। भैरव ने वहीं घर के पास उसे फेंकते हुए यति की ओर देखा। वो धीमे कदमों से उसके पास आया। दोनों के चेहरों पर गहरी चोट के निशान थे, लेकिन यति के गले पर पड़े दांतों के निशान भयानक हो रखे थे। जंगल में लोगों ने हैवानियत दिखाते हुए अपने दांतों से ये निशान उसके गले पर छोड़े थे। जीप की सीट पर सोती हुई यति ने अपने सिर को स्टीयरिंग के पास रखा हुआ था। उसके बाल सरक कर उसके चेहरे की ओर आ रहे थे और उसकी पीठ हल्की सी खुली हुई थी। उसने दुपट्टे की धूल साफ की और यति को उड़ाकर वापस घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई और यति की आंख खुल गई। दुपट्टे को ठीक करते हुए उसने सामने गेट को देखा। 2 औरतें और एक आदमी अपने हाथों में खाने पीने का सामान लिए यति की ओर देख रहे थे। जी कहिए, कुछ चाहिए आप लोगों को? मालकिन, आप महल की दुल्हन है ना? ये जगह तो बहुत दिनों से खाली थी। हमने देखा आप लोग यहाँ पर हैं, तो सोचा एक बार आपसे पूछ लें। आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें बता दीजिए। यति घबराई हुई नजरों से उन सभी को देखे जा रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि मदद के लिए आए हुए लोगों से क्या कहना चाहिए। नहीं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। उन लोगों ने भैरव को देखते ही अपने हाथ जोड़ लिए थे। ये कैसी बात कर रहे हैं मालिक? अब तक आप महल में रहते थे, वहीं की आदत होगी आपको। याद है 3 साल पहले आपने ही मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलवाई थी। आपने ही मेरा घर नीलाम होने से बचाया था। आपका एहसान हम गांव के लोग उतार पाए तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। इसीलिए बताइए ना, हम सब आपके घर की साफ सफाई किए देते हैं। उन सब की बातों को सुनकर भैरव एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। भैरव की खामोशी को यति अच्छे से समझ रही थी। काकी, हम महल से निकलकर आप लोगों के साथ रहने आए हैं। आगे कभी मदद की जरूरत होगी तो मैं खुद से आकर आप लोगों से मदद मांग लूंगी। तभी पीछे खड़े आदमी ने भैरव के हाथों में एक गद्दा, एक तकिया और ओढ़ने के लिए सामान पकड़ा दिया। ये आपके लिए है मालिक। यहाँ से आगे चलकर गांव के अंदर जो तीसरा मकान है ना, हम सब उधर ही रहते हैं। आप हमें बता देना। वो दोनों औरतें भी यति के हाथों में खाने का सामान और कुछ बर्तन देते हुए वहां से चली गईं। यति हैरानी से भैरव की ओर देखने लगी। मेरा भाई अच्छा इंसान होगा, तभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। और इसी इज्जत को तुम्हें आगे लेकर जाना है। तुम कौन हो, क्या हो, ये उन्हें नहीं पता है। उन्हें बस इतना पता है कि सालों से तुम उनके साथ रहते आए हो। मैं ये सामान अंदर रख देती हूँ। यति सामान लेकर जैसे ही आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खोला, भैरव पीछे से चिल्लाता हुआ बोला, नहीं, रुक जाओ।
इससे पहले कि यति भैरव की बात सुनती या मानती, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अंदर से अचानक ही कबूतर और चमगादड़ फड़फड़ाते हुए बाहर निकले। अरे ऐसा भी कुछ नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा डर रही हो। आंखें खोलो अपनी। यति के सिर में हद से ज्यादा भारीपन था और उसके शरीर में आई हुई कमजोरी उसे ठीक तरह से उठने भी नहीं दे रही थी। यति ने हल्के से अपनी आंखों को खोला और अपनी धुंधली नजरों से अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए सामने देखने की कोशिश करने लगी। भैरव उसके ठीक सामने बैठा हुआ पानी में पट्टियों को डुबाकर उसके माथे पर रख रहा था। अब तुम तो नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर? वादा करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। कभी नहीं जाऊंगा। इतना कहकर भैरव उठकर बाहर चला गया। यति इस वक्त उस मिट्टी के घर में अकेली थी। घर अब पूरी तरह से साफ था और हर चीज अपनी जगह पर थी। यति ने खुद को संभालते हुए बाहर की ओर देखा तो उसे बाहर से आता हुआ धुआं दिखाई दिया। मिट्टी के बने हुए चूल्हे पर भैरव कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। धुएं को हटाते हुए वो बुरी तरह से खास भी रहा था। क्या है ये सब? क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? वही रुको, इधर मत आना। जाकर अंदर आराम करो। जो कुछ भी है मैं लेकर आता हूं। यति माथे पर सिलवटें लिए अभी भी भैरव को हैरानी से देख रही थी। जब यति वहां से नहीं गई तो वो उसे वहीं दरवाजे के पास बिठाते हुए कमरे के अंदर गया और वहां से चादर लेकर यति के पास आ गया। इसे ओढ़ लो। पूरी रात बुखार में तपती रही हो और अब उठकर यहाँ आ गई। मौसम भी ठंडा है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी यहीं बैठी रहना। भैरव वापस जाकर उस मिट्टी के चूल्हे के पास बैठ गया और फिर पतीली में ही खिचड़ी बनाने लगा। यति ने लकड़ी के खंबे पर अपने सिर को टिका लिया और भैरव को देखने लगी। अब मुझे इस तरह से मत घूरो। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे देखे। यति ने एक गहरी सांस लेते हुए उस चादर को अपने ऊपर पूरी तरह से लपेट लिया और खुद को समेटे हुए आसमान की ओर देखने लगी। तो क्या मैं पूरा दिन सोती ही रही? माफ करना, तुम्हें जगाने के लिए मैंने धीरे से एक थप्पड़ मारा था। फिर मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारे लिए काफी धीमा था। बाद में पता चला कि तुम सो नहीं रही थी बल्कि बेहोश थी। ये तो अपने आप से पता चल जाता है ना कि मैं सो रही हूँ या बेहोश हूँ। तुम अचानक से ही चिल्लाकर बेहोश हो गई थी तो मैंने बिस्तर लगाकर वहां लटा दिया तुम्हें। फिर बाकी घर को ठीक करता रहा। जो लोग सुबह हमें नाश्ता देने आए थे मैं भागकर उनके पास गया। उसमें से एक औरत आई तो उसने कहा कि तुम्हें पानी की गीली पट्टी देकर कुछ खिला पिला दूं। देखो, मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। खिचड़ी थोड़ा जल गई है। मुझे नहीं खाना, तुम ही खा लो। क्या? मैंने बनाई है इसलिए नहीं खानी ना? ऐसा कुछ नहीं है, अब मजबूर मत करो। जो भी है चुपचाप से खा लोगी तो कम से कम तुम्हारे शरीर में ये कमजोरी नहीं रहेगी। वैसे तुम नींद में बार बार बड़बड़ा रही थी। शायद तुम किसी बात से अंदर ही अंदर घुट रही हो और तुम्हारे घाव अभी तक भरे नहीं हैं। कल एक बार दवा खाने होकर आएंगे। यति खुद को चादर में लपेटे हुए भैरव को देख रही थी। भैरव ने उस मिट्टी की थाली से एक कौर उठाते हुए यति की ओर बढ़ाया। अब इसे खा लो। यति भैरव के उस हाथ को देख रही थी। वो भैरव के इस बर्ताव से भी हैरान थी और उसे हिचकिचाहट भी हो रही थी। भैरव ने जबरदस्ती ही यति के मुंह में उस खिचड़ी के कौर को रख दिया। ये खिचड़ी बहुत गर्म है, मेरा मुंह जल गया। बहुत ज्यादा गर्म है। तुम्हें गर्म नहीं लग रही? भैरव ने खिचड़ी को हाथ में लिया और उसे फूंक कर ठंडा करने लगा। मेरे हाथ ठंडा गर्म ज्यादा महसूस नहीं कर पाते। अब खाकर बताओ, शायद अब ठंडी हो गई हो खिचड़ी। यति ने भैरव के हाथ से उस खिचड़ी को खा लिया। तुम भी खा लो, मुझे नहीं लगता कि तुमने भी दिन भर से कुछ खाया है। भैरव ने जिस हाथ से यति को खिचड़ी खिलाई थी उसी हाथ से और थाली से खुद भी खिचड़ी खाने लगा। भैरव को खाता हुआ देखकर यति का ध्यान भैरव के होंठों के पास गया। यति ने देखा कि भैरव के होंठों पर चोट का निशान था। ये चोट कैसे लगी? ये घाव तो ताजा लग रहा है। क्या सफाई के दौरान तुम्हें ये चोट लगी या फिर तुम गांव गए थे, वहां कुछ हुआ है? यति के इस सवाल से अचानक ही उसने खाना खाना बंद कर दिया और हैरानी के साथ उसे देखने लगा। अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बताई